अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर हुसैन और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम कैपेसिटर को डिस्कस कर रहे थे। तो कैपेसिटर के अंदर ना प्रीवियस लेक्चर में एक बात आई थी कि जब हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जाती है। तो आज का लेक्चर ना हमारा इसी टॉपिक पर होगा। आज के लेक्चर में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने पढ़ा होगा, पहले लेक्चर से ही आप पढ़ते आते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है ना, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। 1 होती है फॉर वैक्यूम, और इसके अलावा कोई भी मटेरियल आप रख देना दो प्लेट्स के दरमियान में या दो चार्जेस के दरमियान में, तो जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है किसी भी मटेरियल के लिए। कोई भी आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, कोई भी इंसुलेटर आप रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से बंडल ऑफ एमसीक्यूज बनते हैं और एमसीक्यूज सारे मैं इंशाल्लाह बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। लेकिन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को समझाने से पहले मैं आपको एक बड़ा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किसका कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने सुना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखिए, फर्ज कर लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और दोनों जो है वो स्मॉल डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो ऐसे दो चार्जेस जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हो, तो वो बनाते हैं एक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होगा? मैं इसको लिख देता हूं, टू इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance। ये क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म्स अ डाइपोल। ठीक है, ये एक डाइपोल बनाते हैं, इसको हम डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू एक आ जाता होता है, क्या इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है? मोनोपोल का मतलब एक सिंगल पोल, तो इसका आंसर होता है यस। सिंगल एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। इसके मुकाबले में आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम देखेंगे, वहां भी एक एमसीक्यू आता होता है, डज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट? क्या मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है? मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक फर्ज कर ले मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब मैं क्या काम करता हूं, इस मैग्नेट को ना तोड़ देता हूं। ये मैंने तोड़ दिया, अब मैंने नॉर्थ पोल को तोड़ दिया है, अब इसका नॉर्थ पोल टूट गया ना, अब कहां गया? क्या अब सिर्फ इसका साउथ पोल एग्जिस्ट करेगा? बताइएगा जरा। मैक्सवेल इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है, आपको क्या पता, आप तो अगर इंटर के स्टूडेंट है। तो अब देखिए, जब मैंने इसको तोड़ दिया ना, अब एक तरफ फिर दोबारा से एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा और दूसरी तरफ साउथ बन जाएगा, और जिस हिस्से को मैंने तोड़ा है वो भी डाइपोल ही है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो सिंगल मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। तो अब ये डाइपोल आपको समझ आ गया क्या होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, एक और कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फर्ज कर लेते हैं ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, फर्ज कर लेते हैं ई नॉट है। ये लाइन बराबर है, आपको पता है ड्राइंग में ऊपर नीचे हो जाता है काम, इससे इरेज करें। ये देखिए, हम ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देते हैं। ठीक है, एक हमने क्या प्लेस कर दिया? डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया। अब ये डाइलेक्ट्रिक कौन सा है? ये बाइपोलर डाइलेक्ट्रिक। यूजुअली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना, वो नॉन पोलर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। देखिए, एक होते हैं नॉन पोलर, ठीक है, या पहले मैं बात कर लेता हूं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसा होता है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक जरा समझिएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक होता है
जिसमें जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना ऑलरेडी ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये देखें ये डाइपोल्स बने हुए हैं, यानी कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक जो है ये ऑलरेडी एक डाइपोल बनाए हुए होता है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स 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 फॉर्म परमानेंट डाइपोल्स। मॉलिक्यूल्स ना परमानेंट डाइपोल्स बनाते हैं, ठीक है, ऑलरेडी डाइपोल्स एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक हो गया, H2O वाटर, इसके अंदर ना ऑलरेडी डाइपोल बने होते हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरी टाइप है वो है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कौन सा होगा? अब नॉन पोलर जो डाइइलेक्ट्रिक है ना, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक ऐसे डाइइलेक्ट्रिक होते हैं जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना उनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा होता है, या मैं अगर यूं कहूं उनके दरमियान में जो डाइपोल है वो जीरो होता है। मतलब परमानेंटली जो है उनका डाइपोल जीरो नहीं होता, जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना तो वो डाइपोल बना देते हैं। यहां पर ये देखें, ये जो मैंने बनाया है ना इसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इन दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, और तो हम यहां कह सकते हैं कि देयर इज नो परमानेंट डाइपोल। इनके दरमियान में ना परमानेंट डाइपोल नहीं बनता। हाँ, डाइपोल बन जाता है, कब बनता है? जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे इसकी एग्जांपल प्लास्टिक वगैरह है, ठीक है, प्लास्टिक का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ना उसके हमारे सॉलिड्स वाले चैप्टर में, C2H4 और N आगे N यूनिट्स वो चलता जाता है। तो ये जो है प्लास्टिक क्या शो करते हैं, प्लास्टिक यूजुअली नॉन पोलर होते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अमूमन हमारे डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं ना वो नॉन पोलर होते हैं, पोलर भी होते हैं लेकिन यूजुअली जो इंसुलेटर्स होते हैं वो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। अब ये फर्ज कर लेते हैं एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इसको जब आप मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे ना तो अब होगा क्या, अब ये दो काम करेगा। दो काम कौन से करेगा जरा देखिएगा, काम बहुत अच्छे हैं इसके। अब दो काम ये करेगा कि एक तो ये रीअरेंज हो जाएगा, या पहले अगर मैं ये बात करूं कि इसका एक जो सिरा है, ठीक है, एक तरफ इसके नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तरफ कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज। और इसकी जो साइड है, जो इन द राइट साइड पर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर उस यानी कि डाइइलेक्ट्रिक की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब होगा क्या, अब इसके अंदर भी ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अगर आप इस छोटे छोटे को देखें, इस पॉजिटिव से इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या मैं इसको कहूं कि इसकी ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल बनने की वजह से वो बन गई है कुछ इस तरह से, उसकी डायरेक्शन ये हो गई। अब इसको मैं नाम दे देता हूं E0 का, ठीक है, बल्कि E0 उसको दिया, इसको EP कह देते हैं पोलराइजेशन की वजह से। अब ये EP बन गया, ठीक है। तो EP जो है ये क्या है, ये जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इसके अंदर जनरेट होगी है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इसका मतलब ये होगा यहां पॉजिटिव चार्जेस है और इधर कौन से है, नेगेटिव चार्ज। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जल्दी से बता दें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये कह देता हूं। आप कहेंगे सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर है, अगर वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ
अब एक बात याद रहे, जो ई नॉट है ना ये हमेशा ज्यादा होती है ई पी से, ठीक है, ई पी से। इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना उससे हमेशा ज्यादा होती है। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट माइनस ई पी, ठीक हो गया। अब यहां से एक बात समझिएगा, ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना एप्सिलॉन आर, ये रेशो होती है किसकी, ई की, ई की नहीं ई नॉट की, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई की, ठीक है। दिस रेशो इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी या एप्सिलॉन आर इसको आप बोलते हैं। अब देखें इसकी रेशो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, ठीक है। अब यही वजह है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेटल अगर रख दें तो मेटल की आपने पढ़ा था ना कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, आपने कहा था इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी क्यों होती है, जैसे ही आप यहां पर मेटल रखेंगे ना तो मेटल क्या काम करेगी, मेटल चार्जेस को मूव करा देगी और इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, इंफिनिटी। तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, सॉरी इंफिनिटी हो जाती है मेटल्स की। तो इसी तरह से बाकी सारे मटेरियल्स की भी वो डिपेंड करता है कि ये ईपी कितना बन रहा है और फिर इन दोनों की रेशो कितनी बन रही है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्चुअली हम टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं ना, सारी बेसिक बातें हो रही हैं। अगर हमने यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में, और ये प्लेट्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो होगा क्या, होगा सर ये कि इसके अंदर डाइपोल बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे, ठीक हो गया जी, डाइपोल बन गए। अब डाइपोल बनते हैं तो इधर आ गया नेगेटिव, ठीक हो गया, और यहां आ गया पॉजिटिव, ठीक है, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। तो अब आप एक बात समझ सकते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इस तरफ, ठीक है, इसकी इनर इलेक्ट्रिक फील्ड एपी कह देता हूं, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, आप समझ सकते हैं, उसको मैं ई कह देता हूं, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी। अब इस बात को ना हम दो तरीकों से समझेंगे। अब वो दो तरीके कौन से हैं, पहला तरीका तो ये देखिएगा, अभी क्या आपको यहां बैटरी कनेक्ट नजर आ रही है, आपको सर बैटरी तो नहीं है, तो अब देखिए जरा, पहली बात हम करेंगे विदाउट बैटरी, और ये वो बात है जो आपकी बुक ने की हुई है, विदाउट बैटरी, यानी कि कोई एक्सटर्नल बैटरी साथ नहीं लगी हुई। अब ये सारे रिजल्ट्स जनरल डिस्कस होंगे कि आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर देगी। हमने पूरी डिटेल डिस्कस की और आई होप कि बात आपको समझ आ रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर दी। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, मुझे बताएं इसमें क्या जो चार्जेस है वो भी डिक्रीज हुए कि नहीं हुए, चार्जेस मूव हुए। आप कहेंगे सर चार्जेस तो मूव नहीं हुए, भाई क्यों नहीं हुए, सर क्योंकि इंसुलेटर है ना, तो इंसुलेटर में से तो चार्जेस पास नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि अब चार्जेस क्या रहे, कांस्टेंट रहे, इसका चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यानी क्या लिखो, क्यू क्या रहेगा, क्यू रहेगा कांस्टेंट, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के दरमियान में क्या करेगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या सेम रहेगा, ये सारे सवाल है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को भी देख लेते हैं। E बराबर क्या होता है सर, E बराबर होता है V ओवर डी के, ठीक है। अब मुझे बताएं डिस्टेंस चेंज हुआ दोनों प्लेट्स के दरमियान में, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, तो फिर ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब E क्या किया है, डिक्रीज, तो वोल्टेज भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां से दूसरी बात जो आपको समझ आई, वोल्टेज भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, वोल्टेज भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, शाबाश। अब ये वोल्टेज मीडियम जब आ जाएगा, ये चार्ज मीडियम आ जाने से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम पे आ जाने से। अब इसके बाद अगली बात हम डिस्कस करते हैं, कैपेसिटेंस। असल बात तो कैपेसिटेंस है ना जिसकी बातें हो रही है। तो C किसके बराबर होता है सर, Q ओवर V के। C किसके बराबर होता है, Q ओवर V।
जल्दी से बताएं, क्यू चेंज होगा सर, क्यू तो कांस्टेंट है। अब V क्या किया है सर, V डिक्रीज कर गया। अगर वोल्टेज डिक्रीज कर गया है तो कैपेसिटेंस क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो आप यहां लिखेंगे सी एम यानी कि मीडियम के आने से कैपेसिटेंस क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। और भी बड़ी बातें, E बराबर होता है, E बराबर होता है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब इन दोनों में से बताएं कांस्टेंट कौन है, आप कहेंगे सर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। अब E क्या किया है सर, डिक्रीज, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, शाबाश। तो सिग्मा m यानी कि मीडियम की मौजूदगी में सिग्मा भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, ठीक है, U का फॉर्मूला ना, इससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर आपने जरूर सुनना है, उसमें हम पढ़ेंगे U किसके बराबर होता है, हाफ QV के, ठीक है। अब यहां देखिए कांस्टेंट कौन है, आप कहेंगे सर ये Q कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है सर, V डिक्रीज हो गया। अगर V डिक्रीज हुआ है तो U भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम यहां पर ये बात लिख सकते हैं कि जो UM है, ठीक है, UM यानी कि मीडियम के आने से जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो ये सारी बातें, ये सारा एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है और एक एक लफ्ज एमसीक्यू है। E डिक्रीज हुआ, Q कांस्टेंट रहा, V वोल्टेज डिक्रीज हुआ, C बढ़ गया, सिग्मा डिक्रीज हुआ और UM भी डिक्रीज हुआ। तो आप देख सकते हैं ज्यादातर जो चीजें है ना डाइलेक्ट्रिक के आने से डिक्रीज ही कर रही है, E भी, V भी, सिग्मा भी, U भी, ठीक हो गया। और कांस्टेंट कौन रह रहा है, ये चार्ज कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अब ना और बातें करते हैं। अब दूसरी बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बैटरी यहां कनेक्ट हो, साथ बैटरी आपने रिमूव रखी हो, तो फिर क्या बात होगी, तो फिर तो बात बहुत आसान हो जाएगी ना। व्हेन बैटरी कनेक्टेड, ठीक है, जब बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है, ठीक है, हटाई नहीं है, कनेक्टेड, और आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। अब क्या होगा जरा, अब देखिएगा बैटरी लगी हुई है साथ, बैटरी को हमने रिमूव नहीं किया, ये बैटरी साथ लगी हुई, ठीक हो गया। ये बैटरी का वोल्टेज V है। अब होगा क्या, अब जैसे ही आपने इसमें इंसर्ट किया ना इसको, डाइलेक्ट्रिक को, तो एकदम से वोल्टेज डिक्रीज करेगा। लेकिन आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुना हुआ है तो उसमें आपने ये बात समझी होगी मुझसे कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो जितना वोल्टेज बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही प्लेट्स के दरमियान में होगा। अब जैसे ही इसको लगेगा, बैटरी ने जैसे ही देखा कि ये जो वोल्टेज है यानी कि VB जो है ना बैटरी का वोल्टेज, वो प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज से क्या कर गया, बढ़ गया, तो बैटरी फिर चार्ज करना शुरू कर देगी इसको, ठीक है। और कब तक चार्ज करेगी, यहां से यानी कि चार्जिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, चार्जिंग का मतलब ये है यहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर देगी, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू कर देगी और इलेक्ट्रॉन्स को इधर डिपॉजिट करना शुरू कर देगी, ठीक हो गया। तो अब फिर चार्जेस यहां से निकालेगी, यहां डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। अब क्या होगा, फिर एक प्लेट पर चार्जेस बढ़ जाएंगे और दूसरी पर नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो चार्ज क्या करेगा, बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये बैटरी नहीं चाहती कि भाई वोल्टेज ड्रॉप हो, ये बैटरी वोल्टेज को बराबर करने के लिए ना दो और चार्जिंग करना शुरू कर देगी। तो अब आप एक बात समझिएगा, एक बात जो आपने लाजमी याद रखनी है, V क्या रहना है, कांस्टेंट, V क्या रहना है, कांस्टेंट, V रहेगा जी कांस्टेंट। अब अगर V कांस्टेंट है तो यहाँ चार्जेस बढ़े हैं या कम हो रहे हैं, बता दें सर। देखें V कांस्टेंट रखने के लिए बैटरी ने यहाँ से चार्जेस निकाले तो चार्ज क्या कर गया, बढ़ गया, ठीक है। दूसरी बात, चार्ज क्या कर गया, बढ़ गया, क्यों क्या कर गया, मीडियम के आने से इंक्रीज कर गया, चार्ज बढ़ गया। अब यहां से बाकी सारी बातें बहुत आसान बातें, अच्छी बातें, मजे की बातें। अब देखिएगा जरा, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर V। C इज इक्वल टू क्या होता है सर, Q ओवर V। मुझे बताओ V कांस्टेंट है कि नहीं है सर, V कांस्टेंट है। अब देखिए चार्ज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा है, तो C भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम C क्या कर गया, CM क्या कर गया, बढ़ गया।
तो याद रहे मीडियम क्या करेगा, मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लो, E इज इक्वल टू क्या होता है सर, V ओवर D, ठीक है। डिस्टेंस चेंज हुआ है सर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। V चेंज हुआ है सर, V भी कांस्टेंट है, तो फिर E भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। E भी क्या रहा, यहां मैं लिख देता हूं, EM क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, जब बैटरी कनेक्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक हो गया। E मीडियम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा देखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है सर, बिल्कुल। E कांस्टेंट है सर, बिल्कुल, अभी आपने बताया। तो सिग्मा भी क्या रहेगा सर, ये भी कांस्टेंट रहेगा, शाबाश। तो सिग्मा भी क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या रहेगी, मीडियम के आने से कांस्टेंट रहेगी, ये भी चेंज नहीं होगी। अब कौन रह गया सर, एनर्जी के बारे में बात कर लेना, चले एनर्जी भी देख लेते हैं। अब देखिएगा जरा, U इक्वल टू क्या होता है सर, अभी आपने बताया है हाफ क्यू वी होता है, ठीक है। और भी फॉर्मूलाज है, वो अगले टॉपिक में डिस्कस होने वाले। अब यहां पर V क्या है सर, V कांस्टेंट है, तो Q बढ़ रहा है ना, तो U भी क्या बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ मीडियम की मौजूदगी में अगर बैटरी कनेक्टेड है तो UM यानी कि एनर्जी जो है मीडियम की प्रेजेंस में वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। क्या बातें खत्म होगी, नहीं, अभी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। और वो क्या है, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो चीज बढ़ रही है तो वो कितनी बढ़ेगी, और जो चीज कम हो रही है वो कितनी कम होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि जो चीज बढ़ेगी तो वो कितनी बढ़ेगी, और जो चीज कम होगी तो वो कितनी कम होगी। आपको एक बात पता है, क्या बात पता है आपको, देखिएगा जरा। मैं पहले ना इसकी बात करता हूँ, ये जनरल बात होती है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में बोले ना व्हेन बैटरी इज आल्सो कनेक्टेड या व्हेन बैटरी इज नॉट रिमूव्ड, तो फिर आप ये वाले केस देखेंगे, अदरवाइज यही केस होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं अब आपसे एक बात करता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुई। हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब मीडियम आ जाता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है। और फॉर्मूला अगर आपको याद हो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, उस केस में देखते हैं, यहां पर ही मैं बता देता हूं आपको फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला सर हमने पढ़ा था कि जो ई मीडियम है ना, ई मीडियम ये बराबर होती है ई वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वैक्यूम के मुकाबले में कितने गुना कम होगी, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम हो गई। इसी तरह से वोल्टेज जो है, अब यहां देखिए सी मीडियम इंक्रीज करेगी ना, मैं यहां से एक और फॉर्मूला आपको निकाल के बताता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बहुत मजे की बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में ना ये बात पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, एमसीक्यू ये है, इफ वी वैक्यूम कह लें आप, वी वैक्यूम है आपके पास 200 वोल्ट और V मीडियम है आपके पास 20 वोल्ट, ठीक हो गया। तो जल्दी से बताएं एप्सिलॉन आर कितना होगा। अब ये किस केस में है, कैपेसिटर जब आपने प्लेस किया और बैटरी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, यानी कि बैटरी नॉट कनेक्टेड है। जब मैंने बोला ही नहीं बैटरी का लफ्ज तो फिर वो जनरल बात ही होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आसानी के लिए यहां लिख दिया व्हेन बैटरी नॉट कनेक्टेड। बताइएगा जरा क्या आंसर है, क्या करेंगे। अब देखिए इसको मैं ना आपको सॉल्व करवाता हूं। अब आपको पता है C बराबर होगा या एप्सिलॉन आर बराबर होगा, एप्सिलॉन आर बराबर होगा C मीडियम ओवर C वैक्यूम। अब ये क्यों होगा बोला, क्योंकि मीडियम में जो है हमारे पास ये कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, किसके मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले। और कितने टाइम बढ़ जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाती है। कब बताया था, पिछले टॉपिक में बताया था, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर में बड़ी डिटेल में बताया था, बहुत आसानी से बताया था, ये बात तो आपको याद होगी। चलें, C किसके इक्वल होता है सर, Q ओवर V के, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं Q ओवर V, इस C मीडियम की जगह ये भी QM है और ये भी VM है, ठीक हो गया। डिवाइड ये वाला, ये साइन डिवाइड मैंने ऐसे डाल दिया, C वैक्यूम, C का फॉर्मूला होता है Q ओवर V, तो अब QV ओवर VV, ये VV बेसिकली वैक्यूम है, ठीक है।
अब जरा ना इसको रीअरेंज करेंगे तो एप्सिलॉन आर आपके पास आ जाएगा, देखिएगा जरा क्यू एम, देखिए क्या चार्ज चेंज हुआ है, चार्ज तो कांस्टेंट रहा, तो क्या मैं क्यू एम की जगह क्यू ना लिख दूं? सर लिख दे, क्यू ओवर क्या आ गया वी एम, वी मीडियम, ठीक है, और ये डिवीजन के साइन को गायब किया तो ये आ जाएगा वी वैक्यूम ओवर क्यू। मैं क्यू वैक्यूम नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने देख लिया है कि क्यू सेम रहेगा, अब इस क्यू से ये क्यू गायब हो जाएगा तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा वी वैक्यूम ओवर वी मीडियम, ठीक है। या यहां से अगर मैं एक बात, यहां से वैसे बात आप कर सकते हैं कि अगर मैं वी मीडियम निकालना चाहूं तो वी मीडियम बराबर आ जाएगा, वी मीडियम बराबर आ जाएगा वी वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। तो वी मीडियम जो है ये कितने टाइम कम हुआ है, एप्सिलॉन आर टाइम कम हुआ है, किसके मुकाबले में, वी वैक्यूम के मुकाबले में। इसका आंसर दे दें सर, ये वी वैक्यूम और वी मीडियम, वी वैक्यूम कितना है सर 200, देखिए जरा वी वैक्यूम कितना आ गया 200 ओवर वी मीडियम कितना सर 20, जीरो गायब हो गया, 2 1 2 कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा। यूनिट क्या है सर, कोई यूनिट नहीं, तो एप्सिलॉन आर कितना आ गया 10 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ना देखें तो एक फॉर्मूला याद रखने बहुत अच्छी बात है, बहुत आसान बात है, और वो ये बात है कि अगर कोई चीज कम हो रही है तो वो एप्सिलॉन आर टाइम कम होगी, ठीक है, किसके मुकाबले में वी वैक्यूम के, यानी कि ये बराबर होगा वी वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब ये बढ़ रही है ना अगर सी मीडियम में, तो कितने टाइम बढ़ेगी, यहां मैं लिख देता हूं सी एम बराबर आ जाएगा सी वैक्यूम और इनटू एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ गई, जो बढ़ रही है वो एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ेगी, जो कम हो रही है वो एप्सिलॉन आर टाइम कम होगी, ये भी कितने टाइम कम हो जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम, यानी कि ये बराबर आ जाएगा सिग्मा वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर। ये किसके बराबर आ जाएगा, डिक्रीज होगा ना, तो यू एम बराबर आ जाएगा यू वैक्यूम, ठीक है, ओवर एप्सिलॉन आर, ठीक हो गया, कम हो रहा है। तो अब याद रख लीजिए यहां पर अगर इधर फॉर्मूलाज बनाने हो तो फिर कैसे बनाएंगे, सेम वही बात याद रखिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा, क्यू बढ़ा है ना, तो यहां से कितने टाइम बढ़ जाएगा क्यू वैक्यूम, यहां नीचे थोड़ा सा लिखते हैं क्यू वैक्यूम इनटू एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। ये भी बढ़ रहा है, ये भी हमने बात की थी, तो सी आपने देखा दोनों केसेस में सी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और जो चीजें वहां डिक्रीज हो रही थी वो यहां क्या है, यहां उनमें देखिए वेरिएशन है, ये फिर आपने याद रखना है, ये बढ़ रहा है तो कितने टाइम बढ़ेगा, वो बात वही होगी कि ये एप्सिलॉन आर टाइम बढ़ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यू एम बढ़ रहा है, तो वही फॉर्मूला ये क्या आ जाएगा यू वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, यू एम दिया हुआ है, यू वैक्यूम दिया हुआ है और एप्सिलॉन आर पूछता है तो निकाल लेंगे ना। अगर आपको क्यू एम दिया हुआ है, बैटरी जब कनेक्ट हो, और क्यू वैक्यूम दिया है, एप्सिलॉन आर निकाल लेंगे ना, या क्यू वैक्यूम और एप्सिलॉन आर दिया, क्यू मीडियम निकाल लेंगे ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपने लाजमी याद रखने हैं। अब यहाँ आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, हमने एक बात तो की नहीं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब जो बात पहले थी वो हम आखिर में कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की डेफिनेशन बहुत आसान है, वो आपने पढ़ी भी हुई है, मैं बता देता हूं। हमने पढ़ा ना कि डाइपोल बनते हैं, तो बस इतनी सी डेफिनेशन में लिख देता हूं, द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल्स, ठीक है, डाइपोल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक इसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल बनने का जो फिनोमेना है, या आप ये कह लें द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डाइपोल्स, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। आज हमने बहुत अच्छी बातें सीखी। तो अब आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सर को दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।